Hello everyone, welcome back to our channel Commerce Adhyapika. So in the last class we understood the meaning of deficient demand. In this class we'll be understanding the meaning of excess demand, its causes and its consequences. So first of all, जैसे कि हमने deficient demand को समझते टाइम कुछ definitions लिखी थी, वैसे ही मैंने यहाँ पर भी excess demand की technical definitions को already लिख रखा है. Before understanding its language, we'll first of all understand the diagram of excess demand. Okay, so that we understand कि ये actually कहना क्या चाह रहा है. So while understanding the deficient demand, we said कि x axis पे हमारा equilibrium income और GDP और output और employment आता है. Right, and here we have ADAS. Aggregate supply is a 45-degree line starting from the origin. Now aggregate demand starts from a point above the origin because of the autonomous consumption. Now what we assume कि ये वाला AD is at full employment. ठीक है. Now what do we mean by excess demand? नाम से ही पता चल रहा है जब डिमांड या फिर प्लान्ड एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन द प्लान्ड आउटपुट, राइट. सपोज सप्लायर्स ऐसा सोचते हैं हम एक साल में 100 का आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे विथ फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. मतलब 100 का आउटपुट प्रोड्यूस किया जा सकता है, प्लान कर सकते हैं वो with fuller utilization of resources, but the planned spending of the consumer becomes greater than the planned output, right. This is a situation of excess demand. मतलब जब डिमांड बड़ी हो जाती है full employment level से, right, this is our new aggregate demand. This is our equilibrium at full employment level या फिर full employment equilibrium, right. But this point here aggregate demand is greater than the full employment level, so this is the planned aggregate demand which is greater than the full employment पे. ठीक है. सो अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो डेफिनेशन क्या कह रही है? व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज हायर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. मतलब हमें पता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे जो एग्रीगेट डिमांड है इसका ये मतलब होता है कि एग्रीगेट डिमांड व्हेन द रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड, जब सारे के सारे रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज्ड होते हैं तो उसको फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कहा जाता है. मतलब कोई भी रिसोर्स आइडल नहीं बैठा है और जो हमारी कैपेसिटी इन द इकोनॉमी है वो फुली यूटिलाइज्ड है, एक्सेस नहीं है, राइट. जैसे कि हमने डेफिशिएंट डिमांड में समझा था कि इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी होती है, लेकिन यहाँ पर एक्सेस कैपेसिटी नहीं होती क्योंकि रिसोर्सेज ऑलरेडी फुली यूटिलाइज्ड होते हैं. बिल्कुल ईजी बात है, समझना आसान है. तो when aggregate demand is higher than what is required for full utilization of resources, so fuller utilization of resources के लिए हमें जो aggregate demand चाहिए वो 100 की होनी चाहिए थी, लेकिन वो 120 की है. It is greater, right? So according to the diagram, aggregate demand आगे shift हो जाएगा. ये planned aggregate demand है, whereas ये जो aggregate demand है ये full employment level पर है. तो हमारा जो इक्विलिब्रियम आउटपुट हो गया वो इतना हो गया, राइट, विच इज OF. सो OF इज आवर इक्विलिब्रियम आउटपुट. नाउ सेकेंड डेफिनेशन क्या कहती है? वही बात को फिर से मोल्ड करके दोबारा लिख दिया गया है कि व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज एक्सेस when it is more than the aggregate supply corresponding to full employment level. Corresponding to full employment level, aggregate supply जितनी होनी चाहिए, aggregate demand is more than that, right? So ये हमारा जो point होता है वो excess demand का होता है, right? बिकॉज यही तो पॉइंट है ना एक्सेस डिमांड का,
दिस इज आवर डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, वेयर एज अब हमारी डिमांड ऊपर शिफ्ट हो गई है, सो दिस इज एक्सेस डिमांड, राइट। आप एक्सेस डिमांड को ऐसे मेजर करते हो, राइट। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं जंप करूं कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं एक्सेस डिमांड के, मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम बनाकर दिखाऊंगी, जो कि मैं थोड़ा सा डिफरेंट बनाऊंगी इससे। ये वाला डायग्राम आपको एग्जाम में नहीं बनाकर आना, बट ये वाला डायग्राम विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहली बात, इक्विलिब्रियम इनकम, आउटपुट, जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट, राइट। यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। अब मैं इस डायग्राम में जो थोड़ी सी चीज़ अलग करूँगी वो ये है, यहाँ पर मैंने एग्रीगेट सप्लाई को एक 45 डिग्री लाइन बनाया स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। मैं यहाँ पर भी इसको ऐसा ही करूँगी, बट स्ट्रेट कर दूँगी। नाउ मैंने ऐसा क्यों किया, ये आपको एग्जाम में नहीं बनाना है। वंस अगेन दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ओके, रिमेंबर दिस। अब मैंने ये स्ट्रेट क्यों कर दिया, बिकॉज मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि लेट्स सपोज ये पॉइंट जी है और ये वाला पॉइंट फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस का है। मतलब प्रोड्यूसर्स जब फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस करते हैं तो वो इतना आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, वो इतना प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज OM। ले तो हम ये G पॉइंट की बात करते हैं तो ये प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर वो फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस कर रहे हैं। इसके बाद एग्रीगेट सप्लाई एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑलरेडी हो चुका है, मतलब इसके बाद प्रोड्यूसर्स अपना आउटपुट बढ़ा ही नहीं सकते हैं, आउटपुट हमेशा OM पे ही रहेगा। व्हाई? बिकॉज ऑलरेडी फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो चुका है। दैट मीन्स द आउटपुट विल ऑलवेज रिमेन OM आफ्टर दिस, आफ्टर पॉइंट G। इसलिए हमने OM पर ही एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी कि हमारी सप्लाई जो है एग्रीगेट सप्लाई, अब वो जो है वो स्ट्रेट लाइन बन चुकी है, राइट। इट इज़ इनइलास्टिक, इट विल नॉट चेंज, चाहे एग्रीगेट डिमांड कितना ही चेंज हो जाए, एग्रीगेट सप्लाई अब चेंज नहीं हो सकती है। और क्यों नहीं हो सकती है? जस्ट बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी यूटिलाइजेशन फुल हो चुकी है रिसोर्सेज की। मतलब अगर मैं इस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर एग्रीगेट डिमांड को कट करती हूँ, दिस इज माई एग्रीगेट डिमांड, तो ये वाला मेरा जो पॉइंट G है ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के बराबर है, राइट। ये वाला पॉइंट जो है वो यही है, राइट। नाउ मैंने ये स्ट्रेट लाइन क्यों ड्रॉ की? जस्ट टू शो यू समथिंग। क्या? सपोज मैं एक्सेस डिमांड की बात कर रही हूँ, मतलब जो एग्रीगेट डिमांड है वो ग्रेटर है, मतलब एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब कि क्या आप यहाँ पर नोटिस कर पा रहे हो कि जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कट कर रहा है वो पॉइंट फिर से M पर जा रहा है, दैट इज OM लेवल ऑफ आउटपुट। इसका मतलब क्या बना कि बेशक एक्सेस डिमांड है इकोनॉमी में, आउटपुट लेवल विल बी स्टैग्नेंट, आउटपुट लेवल विल बी स्टैटिक और स्टैग्नेंट, मतलब आउटपुट चेंज नहीं हो सकता बेशक हमारे पास एक्सेस डिमांड है, राइट। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? सो इससे क्या होगा? क्या आप देख पा रहे हो कि जो हमारे डिमांड है वो ग्रेटर है दैन द सप्लाई, राइट। फुल एम्प्लॉयमेंट पे सप्लाई इतनी है, एग्रीगेट डिमांड इतनी पहुंच गई है, बट सप्लाई तो फिक्स है, सप्लाई तो चेंज हो ही नहीं सकती। इसका मतलब जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपना प्राइस बढ़ा पाएंगे, राइट। वाई? क्योंकि उनको दिख रहा है यार मार्केट में मेरे प्रोडक्ट की डिमांड इतनी ज़्यादा हो रही है तो मैं तो प्राइस बढ़ा देता हूँ, जितना बढ़ाऊंगा वही सही है, बिकॉज कंज्यूमर्स को तो खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो सप्लाई है वो तो स्टैग्नेंट है ना, स्टैटिक है ना, तो लोगों को तो खरीदना ही पड़ेगा। तो इसके रिजल्ट में क्या होगा? क्योंकि डिमांड इतनी बढ़ती जा रही है,
तो जो सप्लायर्स हैं वो प्राइस को बढ़ा देंगे, प्राइस बढ़ता जाएगा। और ये सिर्फ एक प्रोडक्ट के प्राइस की बात नहीं हो रही, ये ऑल द प्रोडक्ट्स इन द मार्केट की बात हो रही है। सारे के सारे प्रोडक्ट्स इन द मार्केट के प्राइसेस एकदम बढ़ने लग जाएंगे, बिकॉज हमारी स्टैटिक आउटपुट है, स्टैटिक सप्लाई है। इसीलिए जो इन्फ्लेशन है वो इकोनॉमी में आने लग जाएगा। इन्फ्लेशन का मतलब होता है राइज इन द जनरल प्राइस लेवल। जहाँ पर हमने डेफिशिएंट डिमांड में डिफ्लेशन की बात की थी, यहाँ पर हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्राइस बढ़ने लगेगा। सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, मेरा एक प्रोडक्ट है ये मार्कर। अब ये मार्कर की सप्लाई जो इकोनॉमी में है वो फिक्स है, बिकॉज हमारी जो कैपेसिटी है वो फुल्ली यूटिलाइज हो चुकी है। अब कंज्यूमर्स इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड करने लग जाते हैं, तो मैं एज अ प्रोड्यूसर जितना चाहे उतना मनचाहा प्राइस मांग सकती हूँ। अगर मैं इसके 100 से 200 रुपये भी मांगूँ तो कंज्यूमर्स को देने पड़ेंगे, बिकॉज इसकी नीड तो ख़त्म नहीं होगी, इसकी ज़रूरत तो सबको है, तो वो डिमांड करेंगे ही करेंगे। तो इसीलिए मैं बताना चाहती थी कि जब एक्सेस डिमांड होती है और फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑलरेडी हो चुका है, तो प्राइस इन द इकोनॉमी विल स्टार्ट राइजिंग बिकॉज ऑफ स्टैटिक आउटपुट। सो दैट इज वाई वी विल सी कि कॉन्सिक्वेंसेज में सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस है इन्फ्लेशनरी गैप। योर अंडरस्टैंडिंग, हमने ये एग्रीगेट सप्लाई को स्ट्रेट लाइन कर दिया था जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि क्यों मैम डिमांड स्टैटिक है। बट कन्वेंशनली डायग्राम एग्जाम में ऐसा मत बना कर आना, बिकॉज हमारी बुक्स में हर जगह पर ये एग्रीगेट सप्लाई स्ट्रेट लाइन नहीं करी जाती, वो इसी तरीके से लीनियर ही रहती है ओरिजिन से, ठीक है। सो वी ड्रॉ इट इन दिस वे, बट मैं आपको समझाना चाहती थी कि यह आउटपुट जो है वो स्टैटिक रहेगा OF लेवल पर, ठीक है। द आउटपुट विल नॉट चेंज बिकॉज ऑलरेडी फुलर यूटिलाइजेशन इज ऑलरेडी डन, राइट। So let's start with the consequences of excess demand in the economy. So first consequence is inflationary gap. Let's see the first consequence. हमने theoretically तो समझ लिया कि प्राइस लेवल बढ़ेगा, बट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि प्राइस लेवल क्यों बढ़ेगा एक्सेस डिमांड होने की वजह से। सो सबसे पहली चीज़ इस पैटर्न को समझना। इफ़ देयर इज एक्सेस डिमांड इन द इकोनॉमी, दैट मीन्स दैट द एग्रीगेट डिमांड इज मोर दैन वॉट इज रिक्वायर्ड फॉर फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। But as we learnt that the output cannot be increased. Why? Because already fuller utilization of resources हो चुका है, इसलिए output increase नहीं हो सकता. So excess demand level of output does not rise. Why? Because there is already fuller utilization of resources. So now what will happen? जब प्रोड्यूसर्स को दिख रहा है कि डिमांड तो बहुत ज़्यादा हो रही है मेरे प्रोडक्ट की, व्हाट विल दिस डू? जो हमारे एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उन पर एक प्रेशर क्रिएट होगा। क्यों? जब मुझे दिख रहा है एज अ प्रोड्यूसर कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने लग गई है एकदम से, सो व्हाट विल आई नीड? मोर रॉ मटेरियल, मोर लेबर, राइट। सो इससे क्या होगा? अब लेबर तो रेस्ट्रिक्टेड है बिकॉज हमने क्या बात की कि फुलर यूटिलाइजेशन ऑलरेडी हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या होगा? मुझे अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को ओवर टाइम काम कराने की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। इससे प्रेशर क्रिएट होगा उन पर। अब उससे क्या होगा? वो वेजेस ज़्यादा मांगेंगे, प्लस मेरे रॉ मटेरियल्स जो कि ऑलरेडी फुली यूटिलाइज्ड हैं, मुझे उन पे भी और एक्सेस प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। Whereas मुझे और रिसोर्सेज अपने कॉम्पिटिटर से खींचने पड़ेंगे, और वो खींचने के लिए मुझे ज़्यादा पैसे ऑफर करने पड़ेंगे, राइट। सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैं ब्रेड मेकिंग इंडस्ट्री में हूँ, मेरे लिए रॉ मटेरियल क्या है? वीट, आटा। अब मुझे पता है कि आटे की फुल यूटिलाइजेशन ऑलरेडी हो चुकी है, तो मैं जो आटे के सप्लायर्स हैं उनसे ज़्यादा आटा लेने के लिए मैं क्या बोलूँगी कि मेरे कॉम्पिटिटर्स को कम दे दो, तो मैं उनको ज़्यादा प्राइस ऑफर करूँगी। तो क्या आप देख पा रहे हो कि एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, चाहे वो रॉ मटेरियल्स हों,
चाहे वो लेबर है, उन पर कितना प्रेशर क्रिएट हो रहा है, वेयर एज उनकी कॉस्ट भी बढ़ रही है, वेजेस देने पड़ रहे हैं एक्स्ट्रा, अपने रॉ मटेरियल के लिए भी पैसे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। सो उससे क्या होगा, आउटपुट कांस्टेंट है, सो इट लीड्स टू प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज विच लीड्स टू राइज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो हम एज अ प्रोड्यूसर अपना पैसा वसूलने के लिए कंज्यूमर्स को जो प्राइस ऑफर करेंगे वो भी बढ़ा देंगे, राइट। सपोज मेरी मेकिंग की कॉस्ट पहले 80 आती थी और मेरा जो प्रोडक्ट का प्राइस था वो 100 रुपये था। अब मेरी मेकिंग की ही कॉस्ट 100 रुपये हो गई है, तो मैं पागल होंगी अगर मैं इसको 100 में ही ऑफर कर रही हूँ। मैं क्या बोलूँगी, इसको 120 कर दो, राइट। मतलब वो डिपेंड करेगा कि मैं कितना इंक्रीज करती हूँ प्राइस को। बट क्या आप देख पा रहे हो कि मैं ये प्रेशर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से आया उसको काउंटर करने के लिए अपना प्राइस बढ़ाने लग जाऊंगी, और जब सारे प्रोडक्ट्स का प्राइस मार्केट में बढ़ने लग जाएगा तो उसको हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। और इन्फ्लेशनरी गैप को डायग्राम में समझने के लिए कुछ नहीं है, ये जो एक्सेस डिमांड हमने समझी EM, तो यही हमारा इन्फ्लेशनरी गैप है, ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ यहीं से मैं आपको एक और चीज या एक और कॉन्सिक्वेंस समझाना चाहती हूं, वेज प्राइस स्पाइरल। तो हमारे पास ये मेंशन्ड है कि एक्सेस डिमांड होने की वजह से एक वेज और प्राइस का स्पाइरल बनने लग जाएगा। मतलब कि वेजेस प्राइस को कैच करेंगी और प्राइसेस वेजेस को कैच करेंगे। इसका क्या मतलब है, यहीं से समझो। जैसे कि हमने बात की कि एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस पर एक प्रेशर क्रिएट होने लग जाएगा। सो इससे क्या होगा कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज अ प्रोड्यूसर बढ़ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे कि यार प्राइस बढ़ा देते हैं ताकि हम उसको कवर कर पाए। यहाँ तक तो हमने समझा। तो यहाँ पर वेजेस भी बढ़ रही हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ना मतलब वेजेस ज़्यादा देनी पड़ रही हैं, वेयर एज प्राइस भी बढ़ रहा है, राइट। अब प्राइस तो बढ़ रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। मतलब जैसे कि हमें दिख रहा है कि प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, तो लोग ज़्यादा डिमांड करने लग जाएंगे वेजेस की, है ना। वो तो ये कहेंगे यार कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना बढ़ रहा है, हमारे पास तो कुछ बच ही नहीं रहा है, तो हमारी वेजेस और बढ़ाओ। तो आप क्या देख पा रहे हो, प्राइस बढ़ने की वजह से जब कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ी तो उसकी वजह से फिर से वेजेस बढ़ जाएंगी, राइट, बिकॉज लोग ज़्यादा वेजेस डिमांड करने लग जाएंगे, राइट। अब यही वेजेस बढ़ने की वजह से क्या होगा, हम इस स्पाइरल में दोबारा से आ जाएंगे, दिस वाले में। वेजेस बढ़े, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी, तो प्रोड्यूसर्स प्राइस बढ़ाएंगे अपना प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करने के लिए। फिर से कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ लिविंग की वजह से फिर वेजेस बढ़ेंगी और ये स्पाइरल होता जाएगा। जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो लो लेवल ट्रैप इक्विलिब्रियम में हमारी इकोनॉमी फंस जाएगी, वैसे ही हमने एक्सेस डिमांड में समझा कि यहाँ हमारी लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप जैसी कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पर हमारा वेज और प्राइस का स्पाइरल बनने लग जाएगा। प्राइस की वजह से वेज बढ़ रहे हैं, वेज की वजह से प्राइस बढ़ रहे हैं। प्राइस जो है वो पकड़म पकड़ाई में वेजेस को पकड़ रही है, वेजेस प्राइस को पकड़ रही है। तो वेजेस कैच प्राइस, प्राइस कैच वेजेस, एंड दिस लीड्स टू हमारा कॉन्सिक्वेंस वेज प्राइस स्पाइरल, राइट, अंडरस्टूड। आई गेस ये दोनों इंटरकनेक्टेड इतने ज़्यादा हैं कि आप इन दोनों को अगर साथ समझो तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका क्या मतलब बनता है। तो इन्फ्लेशनरी गैप की वजह से ही हमारा वेज प्राइस स्पाइरल क्रिएट हो रहा है। Now let's understand the next consequence which is very easy to understand. Like मैं आपको उसको 2 मिनट में ख़त्म करा सकती हूँ. That is static GDP. Now ये static GDP का क्या मतलब है, ठीक है। सबसे पहली बात, GDP का क्या मतलब बना, प्राइस इनटू आउटपुट, राइट। मतलब यही हमारा GDP होता है। It is nothing but the total value of the final goods and services which are produced in the economy। और हमने बात की थी कि GDP 2 टाइप की होती हैं, एक रियल एक नॉमिनल, और उनको कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है, प्राइस इनटू आउटपुट, जिससे कि हमारा या फिर क्वांटिटी भी कह सकते हैं, राइट। इससे हमारा GDP निकल आता है।
अब मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन में क्यों स्टैटिक जीडीपी है। जैसे कि मैंने आपको एक अपना ऑल्टरनेट डायग्राम दिखाया था, उससे आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे कि क्यों स्टैटिक है। यहाँ हम क्या लेते हैं, इक्विलिब्रियम, आउटपुट और जीडीपी। ये रहा, ये मेन वर्ड है। यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। और अगर आप वंडर कर रहे हो कि क्यों बराबर हैं, तो प्लीज़ पिछले लेक्चर्स देख के आना कि हम क्यों आउटपुट को जीडीपी कह रहे हैं या फिर जीडीपी को आउटपुट कह रहे हैं। आप प्लीज़ उस वीडियो को रेफर करिएगा प्लीज़। ओके, हमें पता है कि एग्रीगेट सप्लाई एक टाइम पर जाकर स्टैटिक है। वाई? बिकॉज हमारी फुल यूटिलाइजेशन ऑलरेडी हो चुकी है। तो अगर ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एग्रीगेट डिमांड है और अगर हमारे पास एक्सेस डिमांड है, तो मैं कह रही हूँ एक्सेस डिमांड की वजह से स्टैटिक जीडीपी है। वाई? बिकॉज हमारा जो जीडीपी है वो आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो ही नहीं सकता। यही तो हमने बात की ना कि हमारा ऑलरेडी फुल यूटिलाइजेशन हो चुका है। बेशक हमारे पास एक्सेस डिमांड इन द इकोनॉमी है, बट आउटपुट तो बढ़ ही नहीं सकता, और आउटपुट नहीं बढ़ सकता तो जीडीपी कैसे ही बढ़ेगी, राइट? आउटपुट अगर बढ़ नहीं सकता तो हमारी ओवरऑल जीडीपी कैसे ही बढ़ेगी, है ना? क्योंकि फुल यूटिलाइजेशन ऑलरेडी हो चुकी है। नाउ अकॉर्डिंग टू बुक एक क्वेश्चन बहुत अच्छा मेंशन किया गया है कि क्या हम यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहे हैं या रियल जीडीपी की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा दिमाग यूज करिएगा। ऑब्वियसली रियल जीडीपी, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी के अंदर ये प्राइस ही कांस्टेंट नहीं होता, प्राइस कीप्स चेंजिंग इन नॉमिनल जीडीपी, वेराज रियल जीडीपी में प्राइस कांस्टेंट होता है। प्राइस कांस्टेंट, आउटपुट कांस्टेंट, मतलब जीडीपी कांस्टेंट। Whereas for nominal GDP, if price is increasing, right? हम तो बात ही कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, मतलब जीडीपी बढ़ रही है, बट नॉमिनल जीडीपी बढ़ रही है। वो किसी भी काम की नहीं होती, ये गुड इंडिकेटर नहीं होता इकोनॉमिक ग्रोथ का। द रियल इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज रियल जीडीपी, जहाँ हम कांस्टेंट प्राइस की बात करते हैं, एक बेस ईयर के प्राइस की बात करते हैं। वेरएज यहाँ पर तो हम बेस ईयर ले ही नहीं रहे, हम तो प्राइस को कीप्स चेंजिंग कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि नॉमिनल जीडीपी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि प्राइस जो वो चेंज हो रहा है। आउटपुट से हमें कोई मतलब ही नहीं है अभी, बेशक आउटपुट कांस्टेंट हो, अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो जीडीपी तो बढ़ ही जाएगी, जो कि नॉमिनल जीडीपी होगी, ना कि रियल जीडीपी। तो जब हम स्टैटिक जीडीपी की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट रियल जीडीपी। ओके, अंडरस्टूड? एंड द फोर्थ एंड द लास्ट कॉन्सिक्वेंस विच इज लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब जब हमने डिफ्लेशनरी गैप की बात की थी या फिर डेफिशिएंट डिमांड की बात की थी, तब हमने कहा था कि वाई देयर विल बी अ लॉस ऑफ प्रॉफिट, बिकॉज एज अ प्रोड्यूसर जो हमारा आउटपुट है वो ज़्यादा है और एग्रीगेट डिमांड कम रह जाती है, इसलिए हमारे पास स्टॉक पाइल अप हो जाता है जो किसी काम का नहीं है, अनसोल्ड स्टॉक होता है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर स्टॉक तो सारा बिक जाएगा, फिर हम लॉस क्यों कह रहे हैं? लॉस की सिचुएशन कैसे आएगी? यहाँ पर हम नॉमिनल लॉस की बात करते हैं, नाम का लॉस। क्यों? लॉस बिकॉज ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड। मतलब यार मैं ना थोड़ा एक्स्ट्रा कमा सकती थी अगर मैं जितनी डिमांड हो रही है उतना प्रोड्यूस कर पाती, बट मैं कर नहीं पा रही क्योंकि रिसोर्सेज ऑलरेडी यूटिलाइज हो चुके हैं। तो लॉस तो है, पर नाम का लॉस है। बेशक मेरा सारा सामान बिकता जा रहा है, लेकिन मेरी अनफुलफिल्ड डिमांड है अभी भी, मतलब वो पूरी नहीं हो पा रही है। जो 120 की मैं बात कर रही हूँ, ये मैं 20 की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा, तो कहीं ना कहीं ये मेरा लॉस है एज अ प्रोड्यूसर। नाम का है लेकिन है, दिस इज लॉस फॉर मी, दिस इज अनफुलफिल्ड डिमांड का लॉस, राइट? सो डिड यू अंडरस्टैंड कि हमारा एक्सेस डिमांड की वजह से क्या होता है? अब अगर मैं दोनों सिचुएशंस को एक बार कंपेयर करूं, यहीं पर हम डेफिशिएंट डिमांड का भी एक बार डायग्राम फिर से बना लेते हैं।
ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम आउटपुट। मैं अब सारा नहीं लिख रही, आपको सब पता है ये स्टोरी क्या है, राइट। अब मैंने क्या बात की, दिस इज एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट, राइट, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, वेयर एज एग्रीगेट डिमांड फॉल्स शॉर्ट। सो ये ई है और ये एफ है, मतलब ये हमारा प्लान्ड है, which is less. So this situation, which is less. So this is full employment equilibrium. So I talked about the situation that this is deficient demand. This is deficient demand or deflationary gap. So if I compare these two diagrams, मैं क्या देख पा रही हूँ कि मुझे सबसे पहले क्या देखना है कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे कितना है। यहाँ पर भी मैंने फुल एम्प्लॉयमेंट चेक किया ई पॉइंट, यहाँ पर भी मैंने ई पॉइंट। फिर मुझे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जो कि मेरी जाएगी प्लान डिमांड तक, यहाँ से यहाँ तक। फिर मुझे यहाँ से फिर से प्लान तक जाना है जो कि मेरा ऊपर है। फिर मैं इस गैप को या तो डेफिशिएंट डिमांड कह दूंगी अगर वो कम है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से, और मैं उसको एक्सेस डिमांड कह दूंगी अगर वो ज़्यादा है फुल एम्प्लॉयमेंट से। सो डिड यू अंडरस्टैंड द टू डायग्राम्स? और क्या आप इनको रिटेन कर पा रहे हो? बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। फुल एम्प्लॉयमेंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, फुल एम्प्लॉयमेंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है टू सी कि हमारी सिचुएशन क्या चल रही है, ठीक है। नाउ अगर हम एक छोटा सा एक और टॉपिक है यहाँ पर जिसकी बात करें, जो कि हमने लास्ट क्लास में भी समझा था, एंड दिस इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड अगैन, दिस इज कॉजेज of excess demand. I know aggregate demand is equal to C plus I plus G plus X minus M. अब excess का मतलब है सब चीज़ें ज़्यादा होंगी, राइट, बहुत ज़्यादा हो रही होंगी, समझे। तो excess demand में सबसे पहली चीज़ household consumption expenditure बढ़ रहा होगा, राइट, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होगा, तभी तो एक्सेस डिमांड हो रही होगी ना। अब ये क्यों होगा? जब मेरी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम राइज होगी या फिर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कम होगी, राइट। मतलब जब हमारे कंज्यूमर्स इनकम का जो हिस्सा कंजम्पशन में जाता है वो बढ़ रहा होगा प्लस सेव का कम हो रहा होगा, तो हमारा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ रहा होगा, राइट। यहीं पर हमारे बुक में एक बहुत अच्छा पॉइंट मेंशन्ड है, दैट इज इंडिया जैसी कंट्री में हमारा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो आजकल बढ़ रहा है ड्यू टू डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। नो व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट? नाम से पता चल रहा है, इसका मतलब होता है जब अ पर्सन कॉपीज समबडीज एटीट्यूड, टेस्ट, प्रेफरेंसेस या कंजम्पशन पैटर्न। मतलब एज अ पर्सन मैं अगर किसी का कंजम्पशन पैटर्न कॉपी करने की कोशिश कर रही हूँ, उसका जो लाइफस्टाइल है वो कॉपी करने की कोशिश कर रही हूँ, देन आई एम डूइंग डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। मतलब मैं एक अमीर बंदे को कॉपी करने की कोशिश कर रही हूँ, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में समझाऊँ, मतलब मैं दिखाना चाह रही हूँ मेरा लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, ठीक है। तो यही होता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। तो बुक में ये लिखा गया है कि इंडिया में ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि पुअर लोग अपने आप को रिच दिखाना चाहते हैं, तो वो ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से सी वाला कंपोनेंट बढ़ रहा है, ठीक है। बस सिंपल सी बात। नेक्स्ट इज आई, दिस इज अगेन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्रोड्यूसर्स का इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेंट्री। ये तो हमें पता ही है। अब हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि दो तरीके की सिचुएशंस होती हैं, या तो बुलिश या बियरिश, राइट, बुलिश और बियरिश। अब बुलिश फेज में क्या होता है, जो एक इन्वेस्टर है उसको ये ऐसा लगता है मेरे इन्वेस्टमेंट पे मुझे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, तो वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करता है क्योंकि उसको लग रहा है कि मेरे रिटर्न्स अच्छे आएंगे। तो अगर एक इन्वेस्टर या प्रोड्यूसर को ऐसा लगता है कि यार मेरी जो मार्केट है वो बुलिश है, मतलब मेरे रिटर्न्स फ्यूचर में बढ़ सकते हैं, तो वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा फिक्स्ड एसेट में या फिर इन्वेंट्री में। सो यही सिचुएशन जो है वो आय को बढ़ा देगी। व्हेन देयर इज अ बुलिश एक्सपेक्टेशन बाय द प्रोड्यूसर्स,
of the market conditions. In that case, they will be needing more fixed assets and more inventory. So the investment expenditure will rise. Next is G. अब हमने गवर्नमेंट में बात की थी दो कंपोनेंट्स की. गवर्नमेंट कंजम्पशन भी करती है और इन्वेस्टमेंट भी करती है. कंजम्पशन इन द सेंस राशन शॉप्स या फिर कैंटीन्स जो आर्मी पर्सोनल्स के लिए या फिर हमारे पुलिस के लिए जो भी कैंटीन्स होती हैं वो कंजम्पशन पार्ट पे जाती हैं. वेयर एज इन्वेस्टमेंट के लिए जैसे कि ब्रिजेस या फिर डैम्स बनाना. तो हमने लास्ट क्लास में बात की थी अगर बजट कम हो गवर्नमेंट का तो वो जो है वो डेफिशिएंट डिमांड क्रिएट करेगा. अब अगर गवर्नमेंट का बजट अच्छा है, बजट में पैसा ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट ज़्यादा कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करेगी जिससे कि एक्सेस डिमांड आएगी इकोनॉमी में, राइट. अब नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट्स. नाउ एक्सेस डिमांड मतलब हमारे गुड्स की डिमांड बढ़ रही है, हमारे कंट्री के गुड्स की डिमांड ज़्यादा हो रही है. तो एक्सपोर्ट्स का क्या मतलब होता है? व्हेन आवर गुड्स गो आउट. तो जब एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे होंगे, राइट, व्हेन दे आर राइजिंग, व्हेन द एक्सपोर्ट्स आर राइजिंग, सो इट विल कॉज एक्सेस डिमांड क्योंकि हमारे गुड्स की डिमांड बढ़ रही है. अब ऐसा क्यों होगा? ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बस इतना जानना आपके लिए ज़रूरी है. एक्सपोर्ट्स क्यों बढ़ रहे होंगे? क्योंकि हमारे गुड्स सस्ते हो रहे होंगे एज़ कम्पेयर टू फॉरेन गुड्स से. ठीक है, हमारी मार्केट में गुड सस्ते हो रहे होंगे तो फॉरेनर्स हमारी मार्केट से गुड उठा रहे हैं. ठीक है, नॉर्मल. तो एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे होंगे वेयर एज इम्पोर्ट्स घट रहे होंगे. अब इम्पोर्ट्स का मतलब होता है जब हम बाहर के गुड्स को अंदर मंगवाते हैं. तो जब बाहर के गुड्स की डिमांड कम हो रही होगी तो वो एक्सेस डिमांड को ऑब्वियसली एक कॉज करेगा, राइट. तो हमारे ही गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, राइट. सो इसका मतलब हो गया व्हेन सी राइज, इन्वेस्टमेंट राइजेस, government expenditure rises, exports rise but imports fall down, that causes excess demand. Now I hope आपको ये जो सिचुएशन है पूरी समझ आ गई होगी. अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि what are the measures to control the deficient demand and excess demand. उसके अंदर हम सब कुछ समझेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी से हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, एंड एवरीथिंग. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल. एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ फील फ्री टू रीच मी आउट. एंड थैंक यू वंस.